हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में पूरे 70 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सबको सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए, इसमें सामान्य निर्देश की बात कर लें तो आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा पेपर हल करने के लिए, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। अब खंड ब के 3 उपभाग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में विभाजित होगा। पहले में भौतिक विज्ञान, दूसरे में रसायन विज्ञान और तीसरे में जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। बहुविकल्पी प्रश्न जो होगा वो एक एक नंबर का होगा, 1 अंक निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न जो पहले आपको बता दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो ये सामान्य निर्देश है। देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसे OMR शीट पर आपको भरने होंगे और नीले व काले वाल पॉइंट पेन से भरना है, तो ये ध्यान रहे। और एक बार फिलअप करने के बाद उसको आपको काटना और इरेज या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है उसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग फर्स्ट का है, ये भौतिक विज्ञान का है। क्वेश्चन है ये, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, अवतल दर्पण की बात किया गया है, तो अवतल दर्पण एक बनाकर समझ लेते हैं इसको। ये है आपका, मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और ये आप लोगों को मालूम होगा ये मुख्य अक्ष है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है और ये इसके आधा दूरी पर फोकस होता है, ये फोकस हो गया। और इसमें वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। मतलब कि ये हो गया पोल। पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, आभासी, सीधा बनता है। देखिए किस प्रकार से, यहां से एक किरण आरेख आएगा ऐसे और ये किरण आरेख रिफ्लेक्ट होगा ऐसे और एक वक्रता केंद्र से किरण आरेख जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन, और इसको देखिए जहां कट किया है वहीं पर बिंब प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए ये सीधा बना है और आभासी और बिंब से बड़ा है। देखिए ये वस्तु इतना छोटा है, यहाँ पर प्रतिबिंब उसका बड़ा बना है। तो फोकस और पोल के बीच में जब किसी वस्तु को रखेंगे तो बिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा, सीधा और आभासी बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्पण के ध्रुव यानी पोल और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो देखिए फोकस दूरियां लेंस और दर्पण में दोनों में फोकस दूरी माइनस किस में होता है, तो अवतल में होता है। तो दोनों अवतल होंगे, दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृष्टि पटल या रेटिना, इसी को बोलते हैं रेटिना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लेते हैं प्रतिरोध R है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R प्लस R कितना हो गया 2R। फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा आपका 2/R। अब ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर v²T बटे में R। इसी पर मान रखेंगे। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊष्मा कितना है, तो श्रेणी क्रम वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो v²T बटे में RS का मान है 2R और समांतर वाला तो v²T बटे में समांतर 2R। इनका रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे HS रेशियो HP बराबर v²T बटे में 2R और रेशियो v²T बटे में 2 बटे में R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन, उपभाग सेकेंड का, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है तो 8 होगा। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। देखिए ये जिंक हो गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तो ZnSO4 प्लस H2। तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र देखिए, ये पहला जो है ये एल्केन का है, सॉरी ये एल्केन का है, एल्केन ये हो गया एल्केन, एल्कीन का है ये एल्कीन का, और ये है एल्काइन, एल्काइन का ये सूत्र है। तो एल्काइन का पूछा गया है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CnH2n-2।
एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड का बात कर लें तो इसमें होता है एल्डिहाइड में CHO, तो इसका संरचना सूत्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इस तरह के समीकरण आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। C⋅OH, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? हाइड्रोजन H को कौन विस्थापित करती है? तो H से ऊपर आने वाले तत्व H को विस्थापित करेंगे, नीचे हाइड्रोजन से नीचे आने वाले तत्व H को विस्थापित नहीं करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो इसमें आपका मैग्नीशियम और जिंक हो जाएगा। प्लेटिनम, कॉपर और पारा, ये हाइड्रोजन से नीचे से, इनका क्रम नीचे है हाइड्रोजन से और इसका इन तत्वों का ऊपर है। तो मैग्नीशियम, जिंक आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? तो इसमें बात कर लें तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में CH3 लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और कीटोन CO होता है, ये CO कीटोन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें भी एल्डिहाइड है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर डी में कीटोनी है, कीटोन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वृक्क, किडनी। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनरुद्ध भवन। निम्नलिखित में कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजांड। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो देखिए घास, वन, मरुस्थल, ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि ये कृत्रिम मानव निर्मित कृषि भूमि, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? तो पादप हार्मोन्स नहीं है, पादप हार्मोन तो थायरॉक्सिन, ये मानव और जानवरों में पाए जाने वाला एक हार्मोन्स है, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये पादप हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करवा दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन है खंड ब, पार्ट बी, वर्णनात्मक प्रश्न। पहला है, ये 2 नंबर के लिए है, आपको इस पर 2 नंबर मिलेगा। एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार परीक्षा में आपको लिखना है। देखिए यहां पर हल किया गया है। खंड ब, उपभाग फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का पहला है। यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी u, कितना दिया है इसमें, देखिए वस्तु 25 सेमी, तो यहाँ पर हो गया 25 सेमी, और चूंकि u वस्तु का दूरी है तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u दोनों में माइनस होता है, तो -25। आवर्धन दिया है, देखिए आवर्धन m बराबर 2 गुना, और वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए ये माइनस होगा। वास्तविक प्रतिबिंब
बनता है तो ये माइनस में होता है, तो आवर्धन m बराबर -2। तो सूत्र होता है m बराबर -v बटे u। तो -2 m का मान बराबर -v बटे -25। ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस गुणा करेंगे तो v बराबर -50 आएगा। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान यहाँ पर रख देंगे, v का मान -50, u का मान -25, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा -3/50। तो f बराबर -50/3, इसको भी उत्क्रम कर देंगे तो -50/3। तो दर्पण की फोकस दूरी -50/3 सेमी है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों? इसमें साइन 60 का मान दे दिया है, साइन 45 का मान, और ये फिगर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का सेकेंड हल। माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक NBA बराबर साइन I बटे साइन R। स्नेल ला, इसे स्नेल ला भी कहते हैं। अब ये फिगर हो गया माध्यम एक माध्यम B। अब I का मान निकालना है, तो देखिए ये 45 है, I ये है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 90 डिग्री। तो 90 में से 45 घटाएंगे तो I का मान कितना आएगा? 45। तो I का मान हो गया 45। R का मान निकालना है, तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये 60 डिग्री, तो R का मान 60 डिग्री। अब I R का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी ये जो सूत्र है इसमें अब पुटअप करेंगे। जब पुटअप करेंगे तो साइन BA बराबर साइन 45 बटे साइन 60। साइन 45 का मान दिया है 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 2 और ये 3 दूना की 6, रूट में 6। अब यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे परमेयीकरण, तो 2 रूट में 6 बटे में 6 हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो रूट में 6 बटे में 3 आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा माध्यम सघन है, तो माध्यम ए सघन है क्योंकि प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट रही है। तो माध्यम ए क्या होगा? सघन होगा, और माध्यम बी विरल होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? और दूसरा है 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया है V बराबर -20 सेमी, U बराबर -25 सेमी। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा f बराबर -100 सेमी। फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा का हल है प्रश्न उत्तर संख्या 2। दूसरे का पहला दिया है लेंस की क्षमता P बराबर 20 डायोप्टर दिया है, तो सूत्र होता है P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है। तो डायोप्टर में ये दिया है P का मान 20 बराबर 1/f, क्रॉस गुणा करेंगे f बराबर 1/20 मीटर, अब भाग करेंगे तो 0.05 मीटर। इसको सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 सेमी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी तार को बीच में मोड़कर द्वारा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब
उसका प्रतिरोध कितना होगा। चलिए आइए इसको हल करते हैं। देखिए दूसरे का ये पहला हो गया, अब ये तीसरे का पहला देखते हैं। देखिए इसमें मान लेते हैं कि माना तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो L मान लेते हैं, प्रतिरोध R और क्षेत्रफल A। तो सूत्र होता है R बराबर रो, ये रो है, L बटे A। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जहां यहाँ पर लिखेंगे रो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। जब किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा किया जाए तो तार की जो लंबाई होगी वो आधा हो जाएगी, पहले से आधा हो जाएगी, यानी L बटे 2। क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, पहले से 2 गुना 2A हो जाएगा। प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश, तो R डैश बराबर रो L डैश बटे A डैश। मान पुटअप करेंगे, L डैश का मान L बटा 2 और क्षेत्रफल 2A है तो 2A। यहाँ से अब रो L बटे 4A, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं 1/4 और रो L बटे A, ये जो मान है ये पहले प्रतिरोध के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे R, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर R बटे 4। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि तार को बीच से मोड़कर दोहरा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का दूसरा। देखिए दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा गर्म होगा ये बताना है। देखिए इसका आंसर तीसरे का दूसरा। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा, समान रहता है। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो विभवांतर समान रहेगा। सूत्र होता है H बराबर V स्क्वायर T बटे में R, जहां V विभवांतर होता है, R प्रतिरोध, T समय होता है। अब यहाँ पर देखिए यदि V और T स्थिर हैं तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी H व्युत क्रमानुपाती 1/R। इसका मतलब ये है कि जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। चूंकि 3 ओम का प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध से कम है, इसलिए 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार A पहला दिया है इसमें श्रेणी क्रम में, दूसरा B वाला दिया है समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है इसको। ये है आपका प्रश्न उत्तर संख्या 4 का A। पहले श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 का मान दिया है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो 20, 24, 30 को जोड़ेंगे तो 74 ओम आएगा। ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो देखिए इस प्रकार जोड़ना है। समांतर क्रम में 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इसको अब मान रखेंगे R1 R2 का और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा Rp बराबर 8 ओम। ये आंसर होगा। इस प्रकार से हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ से कुल
कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो और तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आइए इसको देखते हैं सॉल्व किस प्रकार करना है। देखिए यह है प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का दूसरा। धारा दिया है 5 एम्पियर, t 8 सेकेंड। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है आवेश बटे में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो n बराबर q बटे में e। यहां से देखिए q बराबर होता है IT, q बराबर IT। तो यहां से मान रखेंगे तो q का मान निकलेगा, I दिया है 5 और t दिया है 8, तो ये q का मान आ गया 40 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये ई का मान है, ये याद करना होगा आप लोगों को। ई का मान यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी इसमें रख देंगे। तो देखिए जब रखेंगे मान तो यहां से n का मान निकल कर आएगा आपका 2.5 गुणे 10 के पावर 20। अब इसमें r का मान यहाँ पर दिया है, r बराबर 20 दिया है सवाल में, तो उत्पन्न ऊष्मा h बराबर I² RT। अब इसमें सभी मान पुटअप करेंगे तो यहां से आएगा 4000 जूल। तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से हल करना है। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए या अथवा करके दिया है। यदि आप लोगों को ये 4 का पहला दूसरा यदि नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बदले आप ये कर सकते हैं, अथवा में दिया है तो 3 क्वेश्चन आपको करना होगा। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो ये भी आप लिख सकते हैं इसके बदले में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभाग दूसरा का देखेंगे हम। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। अब संरचना सूत्र लिखना है। एथेनोइक अम्ल, एक क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेनोन 2 और नियोपेंटेन। ये एक एक नंबर के हैं, यानी कि ये 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर का ये होगा। तो इसको देखिए किस प्रकार हल करेंगे इसको। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 5 का है। पहला दिया है उसमें एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। संरचना इसका संरचना सूत्र बनाए तो इस प्रकार से बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, H यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और ये COOH का संरचना सूत्र है, COOH का। तो इस प्रकार से बनाना है। अब एक क्लोरोप्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2CH2Cl। अब संरचना बनाएंगे तो संरचना सूत्र ये Cl है। देखिए ये Cl सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये Cl हो गया क्लोरो, और जितने बच्चे हैं वो हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ब्यूटेनोन का संरचना सूत्र देख लीजिए, इस प्रकार से बनेगा। और नियोपेंटेन का संरचना सूत्र ये होगा। देखिए इस तरह से बनेगा नियोपेंटेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो गया, और इसमें ऊपर ये बना है और एक नीचे बना है नियोपेंटेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां का पहला। देखिए 6वां का, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन और उपयोग लिखिए। और दूसरा है कॉपर सल्फाइड
CO2 से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। दोनों सवाल का दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए। ये होगा आपका छठवें का पहला का आंसर। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी या संगामी मिश्रण मिश्र धातु कहलाते हैं या कहलाता है। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, इसमें आ जाएगा पीतल, संगठन, कॉपर और जिंक। कॉपर कितना है 80%, जिंक 20%। उपयोग क्या है, बर्तन और तार बनाने में। कांसा, कांसा की बात कर लें तो कांसा संगठन, कॉपर और टीन। कॉपर है 88%, टीन है 12%। उपयोग मूर्तियां व पदक बनाने में किया जाता है। छठवां का दूसरा देखिए, कॉपर सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। कॉपर सल्फाइड CO2 को हवा की उपस्थिति में गर्म करके क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये रासायनिक समीकरण है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन, क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर धातुओं में अपचयित हो जाता है और ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब सत्वां का अर्थ वाला देखिए, सत्वां का अर्थ वाला यहाँ पर देखिए, सत्वां में दिया है ये ऊपर में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच मूल्य। और यहाँ अथवा में करके दिया है जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण केवल लिखना है आपको, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन। तो यहाँ पर देखिए जल के साथ एल्युमिनियम का और कैल्शियम का और आयरन का। तो एल्युमिनियम जल के साथ Al2O3 प्लस H3H2 ये बनाएगा। और कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। और आयरन, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा और 4H2O होगा। संतुलित पूरा करके लिखा गया है, इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। आइए अब भाग 3 यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।